हेलो एवरीवन। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जे गाइड में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अपने एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीका से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 10 के साइंस का मॉडल सेट नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान पूर्वक से देखिए और सारे क्वेश्चन आंसर को आप लोग अच्छी पूर्वक से याद कर लीजिए। देखिए, आप लोगों का पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं। सारे क्वेश्चन आंसर जरूर याद करते जाइएगा वीडियो के साथ ही साथ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है कि किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। तो उस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में ही वास्तविक फोकस होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है कि मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो मोटर चालक के सामने उत्तल दर्पण रखा हुआ रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है कि किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। तो बीम को उत्तल दर्पण के फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर रखेंगे, तभी हमें वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ है कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। तो जो चार ऑप्शन दिए गए हुए हैं उनमें से ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह आपका सही हो जाएगा। हीरा में अपवर्तनांक अधिक होता है 2.42। ओके, जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा हुआ है, आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो आंख के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा हुआ है कि मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितनी दूरी पर होता है। तो मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु जो है कितनी दूरी होती है वो आप लोग को 100% पता होती है, अनंत। यानी दूर बिंदु की बात किया जा रहा है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। निकटतम बिंदु आप लोगों से नहीं पूछा जा रहा। निकटतम बिंदु अगर आप लोग से पूछा जाता तो आप लोग को खुद पता है कि मानव दृष्टि के लिए 25 सेंटीमीटर जो है वह निकटतम बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा हुआ है, दीर्घ दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से दूर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा हुआ है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को एमीटर कहते हैं। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वह एम्पियर होता है और विद्युत धारा को जो मापने वाला जो यंत्र होता है उसे एमीटर कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के आवेश के तुल्य होता है। तो एक कूलम आवेश जो है वह 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी प्रोटॉन का निम्न में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेग। ओके, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं तो ये जरूर आने की संभावना रखता है। देखा है कि समीकरण CaCO3 समीकरण CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया को आप लोग को ध्यान में रखना है कि यह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि ये टूट करके दो भागों में बिखर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का 14 देखिए क्या लिखा है, अभिक्रिया ZnO प्लस C समीकरण Zn+CO में किसका उपचयन होता है। तो इनमें से जो है वो कार्बन का उपचयन होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या लिखा हुआ है, कौन सा पदार्थ नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो जो
अम्ल है वह नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षार जो है वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या लिखा है। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O। ओके, ये फॉर्मूला आप लोग जरूर अच्छे पूर्वक से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या लिखा है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक। 7 होता है उसे उदासीन कहते हैं, 7 से कम होता है उसे अम्लीय विलयन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो तांबा और टीन के मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो पारा जो है वह कमरे के ताप पर द्रव होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n है। ओके, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा, साथ ही साथ दोस्तों में भी शेयर करते जाइएगा और साथ ही साथ सारे क्वेश्चन आंसर को याद भी जरूर करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या लिखा हुआ है। कीटोन का प्रकार्यात्मक समूह है। तो कीटोन का जो प्रकार्यात्मक समूह है वह CO है, यानी ये डबल डैश आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा और CO। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है जल से। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 लिखा हुआ है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो वह संबंधित है किस से, ये आपको जवाब देना है। तो वृक्क जो है उत्सर्जन से संबंधित है। ओके, इस बात को आप लोग जरूर अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि अनॉक्सी शोषण के फलस्वरूप क्या बनता है। तो अनॉक्सी शोषण के फलस्वरूप जो बनता है ये आप लोगों को जवाब देना है। तो एथिल अल्कोहल बनता है अनॉक्सी शोषण के फलस्वरूप। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या लिखा है। एक पादप हार्मोन का उदाहरण है। एक पादप हार्मोन का उदाहरण है जो वृद्धि को बढ़ावा देता है। तो एक पादप हार्मोन का उदाहरण है जो वृद्धि को बढ़ावा देता है, उस हार्मोन का नाम है जिब्रेलिन, जो वृद्धि को बढ़ावा देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए लिखा हुआ है। थायरॉक्सिन के श्रवण में यानी श्रावण में कौन तत्व आवश्यक है। थायरॉक्सिन के श्रावण में कौन सा तत्व आवश्यक है। तो वह है आयोडीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है। किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। तो किसमें मुकुलन द्वारा जनन होता है, तो ये आपको ध्यान देना है कि हाइड्रा एक ऐसा जीव है जिसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। क्वेश्चन नंबर 28 लिखा हुआ है। पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश में क्या होते हैं। तो पराग कोश में परागकण होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या लिखा हुआ है। मनुष्य की कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मनुष्य की कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ा, या हम कह सकते हैं कि 46 पीस और 23 जोड़ा। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। जोड़ा मतलब एक जोड़े में 2 पीस, ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या लिखा हुआ है। बाघ उपभोक्ता है। तो बाघ किसका उपभोक्ता है। तो तृतीय पोषी स्तर का उपभोक्ता है, यानी फर्स्ट घास को खाता है बकरी, तब बकरी एक खा गया किसको, लोमड़ी वगैरह खाया, या फिर लोमड़ी को ये क्या खा गया, बाघ खा गया। ये तृतीय पोषणी स्तर का एक जीव है। ओके, अगर आप लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए आए होंगे तो कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो यहाँ से स्किप कर सकते हैं। अगर आप लोग को सब्जेक्टिव के भी क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझने हैं तो आप लोग वीडियो में बने रहें और अच्छे से इसको याद करें। ठीक है, ये 31 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचे जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित हो। ठीक है, जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच में स्थित हो, ये आपको एक आरेख खींचना है। ये आरेख दिया गया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट आरेख है, तो इसे आप लोग जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 32 देखिए क्या लिखा हुआ है कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इसे कैसे दूर किया जाता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष क्या है। तो वह बोलता है वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है लेकिन निकट की वस्तुओं को वो देख नहीं सकता, उसी को दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, यानी जब भी आप लोग को दीर्घ दृष्टि के बारे में पूछे तो ये ध्यान दीजिए कि दीर्घ की तो देख लेंगे
लेकिन निकट को नहीं देख पाएंगे, वो है आपका दीर्घ दृष्टि दोष। कारण क्या होता है? तो बोलता है अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है ना, वो अत्यधिक हो जाती है और नेत्र गोलक क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से सामने की वस्तु हम लोग देख नहीं पाते और दूर की वस्तु को देख लेते हैं। इसका निवारण का तरीका है उत्तल लेंस। अगर उत्तल लेंस के अगर चश्मे का हम लोग अगर प्रयोग करेंगे तो फिर हम लोग आंख जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आ सकता है। अगर दीर्घ दृष्टि दोष नहीं आएगा तो निकट दृष्टि दोष आ जाएगा, इसीलिए आप लोग को याद रखना है। अगर निकट नहीं आए तो जरा दृष्टि दोष आ जाएगा। ये तीनों पॉइंट आप लोग अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आगे बात करते हैं 33 में क्या लिखा हुआ है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर में को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है, जिसकी वजह से उसके जो कॉपर का जो कलर है वह गहरा नीला रंग से मलिन हो जाता है और हल्के रंग में बदल जाता है। यानी देख सकते हैं कॉपर सल्फेट को जब हम लोग आयरन के विलयन में डुबो दिए, डुबोने के बाद हमारा आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर हमारा बाहर निकल गया, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है? मलिन हो जाता है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर यहाँ डिसाइड करेगा, 1 नंबर इसमें डिसाइड करेगा। इस बात को आप लोग को अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या लिखा है? शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती? तो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती? तो ये ध्यान रखना है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वियोजित होकर H+ आयन नहीं देता है, अतः यह अम्लीय विलक्षण प्रदर्शित नहीं करता है, जिसके कारण से लिटमस पत्र का रंग बदलता ही नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कहाँ से आया? तो आप लोग जानते हैं कि लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है, नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है। वहीं के चैप्टर से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो जरूर क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए आप लोगों को क्या दिया हुआ है, हम समझते हैं। 35 में लिखा हुआ है कि हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है हमारे जिंदगी में, या हमारा जो जीवन कुशल मंगल चल रहा होता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंस भूमिका होती है। क्योंकि इसे ऐसे समझिएगा तब आपको समझ में आएगा कि अमाशय में जो पाया जाने वाला जो एंजाइम होता है ना, वह भोजन को पाचन अम्लीय माध्यम में करते हैं। आमाशय में अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है ताकि जठर रस जो पाए जाते हैं वह एंजाइम को अच्छे से क्या कर सके? पचा सके। ठीक है, अगर ये आमाशय से अगर एंजाइम नहीं निकलेगा ना अगर अम्लीय, तो फिर वो जठर रस जो होते हैं उसको पचा ही नहीं सकेगा और जब पचा नहीं सकेगा तो हमारे पेट खराब होगा और हमें नुकसान होगा। ठीक है, इसलिए इसकी भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट को अगर बात करें तो यह भोजन में फंसे जीवाणुओं को भी क्या करता है? नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमें इसकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए अमाशय की और इसके प्रति हम लोग को एक सुचारू रूप से अच्छे से काम भी करना चाहिए ताकि ये सुरक्षित रहे, तो हमारा जीवन भी सुरक्षित रहे। ठीक है, इसलिए अच्छे-अच्छे चीज़ों को हम लोग को सेवन करना चाहिए जिससे कि अमाशय का कोई नुकसान ना हो। आगे चलते हैं 36 क्वेश्चन नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है क्वेश्चन। बोलता है प्रतिवर्ती चाप क्या है? इसे कौन से घटक है? बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप क्रिया में आवेगों के गमन मार्ग को परिवर्तित चाप कहा जाता है। यानी प्रतिवर्ती चाप क्या होता है? समझिए कि यहाँ पर एक एग्जांपल आप लोग जो एनसीईआरटी में दिया है वही समझाते हैं कि यहाँ आग है, आग में आपने अचानक से आप जाने नहीं, लेकिन आपका हाथ गया आग में, थोड़ी-सी मतलब झुलस गई। अब अचानक से आपका हाथ ऐसे करके बाहर खींच दिए, तो जो आप अचानक से जो हाथ बाहर खींचे, वही है प्रतिवर्ती चाप। यानी आपके माइंड से होकर के जो सर्कुलेट हुआ, जो नॉलेज जो गया आपके नसों से होते हुए माइंड में और वहाँ से जो आप प्रतिक्रिया किए, वही है प्रतिवर्ती चाप। बात करते हैं इसके ग्राही अंग होते हैं, संवेदी तंत्रिका होती है, तंत्रिका केंद्र होती है, प्रेषक तंत्रिका होती है। अभी वही अंग भी इसका होता है। अगर आप लोग फ़ोटो अगर यहाँ पर लगा पाएँ या फ़ोटो को अगर एनसीईआरटी में जाकर के देख पाएँ, तो शायद मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से इस बात को समझ में आ जाएगा। अगला चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। लिखा है कि डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है? तो सुनिए, बोलता है कि डीएनए अणुओं में शरीर की डिजाइन, कार्यकी आदि से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं, जिसके अनुसार शरीर की वृद्धि और उसका विकास होता है। डीएनए की प्रतिकृति बनने से कई कोशिकाओं में भी डीएनए चला जाता है तथा वह पूर्ण शरीर के रूप में विकसित हो जाती है अथवा उसके विकास में योगदान दे सकती है। डीएनए के बिना कोशिका जीवित नहीं रह सकती है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से ज़रूर याद रखिएगा कि डीएनए एक ऐसा डिज़ाइन है या कार्यकी आदि से संबंधित रखता है, जिसके अनुसार जो जो शरीर होता है, उसका वृद्धि होता है, उसका विकास होता है। यहाँ तक कि उसकी प्रकृति में जो भी बनता है कोशिका से, वो उससे जाता है वहाँ से। यानी अगर मान के चलिए मेरे फादर हैं, मेरे फादर से मेरे में जो उनका डीएनए आया हुआ है,
तो उस चीज़ से मेरे अंदर आया, मेरे अंदर बदलाव हुए, मेरे अंदर विकास हुए, तो मेरे कुछ पिताजी के गुण आए, कुछ मेरे पिताजी के गुण मेरे अंदर आए होंगे। तो वो जो गुण आते जाते रहता है, जो अच्छी तरीक़े से जो विकास होता है, वो डीएनए की वजह से ही होता है। इसकी वजह से हम लोग इतने कुशल-मंगल रह पाते हैं अपने पूर्वजों के जैसा। हमारे जो पूर्वज जो सुखी शांति से रह रहे थे, जिस प्रकार से उनका बॉडी का ढाँचा था, उसी तरह से ढाँचा हम लोग को भी मिलता है, ठीक है? आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर डीएनए अगर है, तभी कोशिका जीवित रहेगा और अगर कोशिका जीवित नहीं, तो फिर आप भी जीवित नहीं रहेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से देखें, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है, पोषी स्तर क्या है? एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दें तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर को भी आपको बनाना है। तो बात करते हैं किसी खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों या स्तरों को पोषी स्तर कहा जाता है। अगर हम उसको उदाहरण दें तो बोलते हैं पहले घास था, घास को हिरन खाया, हिरन को शेर खा गया, तो यही है पोषी स्तर। यानी जो खाद्य श्रृंखला जो होती है, उसी को जो विभिन्न स्तर होते हैं, उसी को बोला जाता है पोषी स्तर। जैसे कि आप यहाँ पर ऐसे करके एक पिरामिड भी आप देखते हो, बोलते हैं ना नीचे घास है, घास को खाया हिरन, बकरी, हिरन बकरी, हिरन खाई या तो फिर बकरी खाई। आप यहाँ पर बकरी भी लिख दीजिएगा, बकरी को आके उधर से भेड़ खा गया। सॉरी ये लोमड़ी खा गया। अब लोमड़ी को अब क्या, लोमड़ी को खा गया शेर। तो इस तरह से भी इसकी तुम एक बना सकते हो पोषण श्रृंखला, ठीक है? मतलब बहुत प्रकार से होता है, टीडा से बना सकते हो, यानी घास से टीडा, टीडा से मेढक, ऐसे करके मेढक को कोई दूसरा चीज़ खा लिया, यानी इस तरह से आप बहुत सारा बना सकते हैं, ठीक है? बात करते हैं कि इस श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तर को अगर आप ध्यान से देखें, तो प्रथम पोषी अगर कोई होगा तो वो घास ही होता है और उस यह एक उत्पादक है। घास लेकिन हमेशा आएगा, ये बात को आपको ध्यान रखना। दूसरी पोषी स्तर में जो आप एग्जाम्पल देते वह हिरन था, जो कि वो प्रथम उपभोक्ता था, इसे शाकाहारी भी कहते हैं। ध्यान रहे कि तीसरी पोषी स्तर शेर था, जो कि उच्च मांसाहारी था, ठीक है? अगला क्वेश्चन इसी तरह से अगर आपको दिया गया हुआ तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है कि ऐसे 2 तरीके सुझाइए जिनमें जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है? तो उसका पहला पॉइंट है कि जैव निम्नीकरण पदार्थ अपघटित होते समय दुर्गंध एवं हानिकारक गैस मुक्त करते हैं, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है? जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ अब अगर सेकंड पॉइंट इसका याद रखें, तो जैव विभिन्नीकरण पदार्थों के साथ बीमारियों के सूक्ष्मजीव पलते हैं, जो बीमारियां फैलाते हैं तथा अन्य स्रोतों को भी संदूषित करते हैं। ओके, अब आप लोग यहाँ से 6 क्वेश्चन और पढ़िएगा, जो कि 3-3 मार्क्स का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया हुआ है, इसे अच्छे से समझिए, मैं समझा देता हूँ, आप समझते ज़रूर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 39 की बात करते हैं, लिखा है 7 सेंटीमीटर ऊँची एक वस्तु है, यानी जो हाइट दिया हुआ है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक उत्तल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो फोकस दूरी दी हुई है, जो-जो दिया है उसे ध्यान रखिएगा। तो एफ बराबर आप लिख दिए 8 सेंटीमीटर। अब इसकी जो उत्तल लेंस, अब उत्तल लेंस की जो दूरी रखी गई है वो कितनी रखी गई? 12 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस में हमेशा से माइनस में रहता है। बात करते हैं इसकी जो ऊँचाई दी थी, यानी H1 दी थी 7 सेंटीमीटर दिया था। H2 मुझे यहाँ पर बताना है, चूँकि वस्तु की स्थिति बतानी है, साथ ही साथ हमें उसका प्रकृति भी बताना है और उसके आकार भी हम लोग को बताना है। ये ध्यान रहे। तो यहाँ पर जो-जो दिया है उसे पहले लिख देंगे, उसके बाद लेंस का फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखो, चूँकि यहाँ लेंस की प्रयोग किया था, दर्पण नहीं। ये ध्यान रहे कि अगर दर्पण का प्रयोग करेगा तो दर्पण लिखेंगे, लेंस का प्रयोग करेगा तो लेंस। अगर दर्पण रहता तो यहाँ पर प्लस होता, लेकिन लेंस क्या, इसलिए यहाँ पर माइनस है। 1/v माइनस 1/u इज़ इक्वल टू 1/f। इस फ़ॉर्मूले जो आप पुट करेंगे तो v का मान आपका 24 आ जाएगा और आप आवर्धता, इसी को जो बोलते हैं H2/H1 बराबर v/u, इसी को हिंदी में बोलते हैं आवर्धता। ठीक है? ये इस बात को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से जब हम लोग S2 की वैल्यू निकालते हैं तो हमारा निकलता है 14 सेंटीमीटर। ये सिर्फ नेगेटिव में दिखा रहा है, लेकिन जब आप लिखेंगे तो इसे इस तरह से लिखेंगे, यानी स्थिति तो 24 सेंटीमीटर तो पता चल ही गई कि कितने दूरी पर थी। देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पर जो स्थिति पूछा था वो तुमको पता चल चुका है क्या चीज़ है, कि ये 24 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। अब प्रकृति की बात करें तो कैसा है, तो चूंकि नेगेटिव पॉइंट आ रहा है तो उल्टा बना हुआ है और वास्तविक है। और बात करते हैं आकार की, तो 14 सेंटीमीटर का वस्तु बनेगा, जो कि वस्तु से दोगुना बड़ा पे बना हुआ है। चूंकि वस्तु की जो हाइट बताई गई थी वो कितनी थी, मात्र 24 सेंटीमीटर की थी, सॉरी 7 सेंटीमीटर की थी, लेकिन अब कितनी सेंटीमीटर की बनी है, तो 24 सेंटीमीटर, सॉरी 14 सेंटीमीटर का। ठीक है, इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग को, जो इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। बोलता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है ना, तो उसकी दिशा में परिवर्तन होता है, उसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब आप बोलिएगा कि नहीं, देखिएगा इस तरह से अगर कोई काँच की चीज़ें रखी हुई है, यहाँ पर आपने पानी भर दिया, अब पानी भरे तो देखिएगा उसकी दिशा में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। या तो अगर आपके घर में ऐसे काँच का शीशा लगा होगा गेट पे, खिड़की में, तो वहाँ पर देखिएगा जब वो आता है सूरज की किरणें, तो थोड़ा तिरछी तरीक़े से मुड़ जाता है या ज़्यादा चमक जाता है।
तो क्या हो रहा है, यानी जो प्रकाश की किरणें आई हुई थी, वो प्रकाश की किरणें अपनी जिस माध्यम से आ रही थी, यानी जिस दिशा में आ रही थी, उस दिशा में ना आकर के थोड़ा-सा परिवर्तन हो गया है। वही है आपका प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, यानी एक क्या होता है तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल पर होते हैं। यानी मैं फोटो अगर ड्रॉ कर दूँ तो ऐसे आपतन कोण, परावर्तन कोण और जो अभिलंब सब एक ही तल पे होते हैं। आप लोग चले जाइएगा प्रकाश चैप्टर में। प्रकाश चैप्टर का जो सबसे बड़ा जो पहला टॉपिक होगा वो यही होगा, ठीक है? अगर हम इसी चीज़ों में आगे बात करें तो आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या एक ही स्थिर अनुपात स्थिर होता है। यानी अगर कह सकते हैं कि अगर आपतन कोण का डिग्री जितना है ना, उतना है यानी इंसिडेंट रे का उतना ही रिफ्लेक्टेड रे का, ऐसा करके लिखा होगा आपकी किताब में। ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा एक बार। आगे बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? तो याद रखिएगा कि प्रकाश के परिकिरणन के कारण ही सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में भी, अगर ध्यान रखिएगा सूर्यास्त लिखा रहेगा तो वहां पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में जो प्रकाश का जो परिकिरणन होता है उसी के कारण से सूर्य का रंग रक्ताभ प्रतीत होता है। बात करें सूर्योदय के समय सूर्य का प्रकाश वायुमंडल की अत्यधिक मोटी परतों से गुजरती है, जिससे सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाले नीले रंग का अत्यधिक प्रकिरणित करते हैं। अधिक तरंग दैर्घ्य वाले लाल रंग का प्रकिरण बहुत कम होता है, जिसके आंख तक केवल लाल रंग पहुंचता है। अतः सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है, यानी रेड कलर का प्रकिरण हो ही नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो हम लोग को लाइट पहुंच जाती है लाल। समझे ना? आगे बात करते हैं 42। यहाँ से हमेशा से आएगा, एक 3 नंबर का है तो 3 ही आएगा ये यहाँ पर जो 6 लिखा हुआ है ना आप लोग को 5, ये 5 नहीं आएगा, 3 ही आएगा, ठीक है? तो इस समीकरण को संतुलित करने के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पर इसको दिखा रहा हूँ, घर में आप लोग ट्राई कर लीजिएगा पूरा, ठीक है? स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग 43। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है जिप्सम क्या होता है? इसके 373 केल्विन ताप पर गर्म करने से क्या होता है? बोलता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जिप्सम कहते हैं, यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को ही जिप्सम कहते हैं। यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है? इसका सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है। बात करते हैं जिप्सम को 373 केल्विन पर अगर आप गर्म करते हैं तो यह जल के 3/2 अणु को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 373 केल्विन के ताप पे इसे गर्म किया तो यहाँ पर CaSO4 इंटू हाफ H2O निर्माण कर रहा है, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जानते हैं, और इतना जल को क्या कर दे रहा है, बाहर कर दे रहा है, यानी त्याग कर दे रहा है। ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 44 अगर देखिए लिखा है थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसके 2 उपयोग लिखे। बोलता है थर्मिट अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के साथ समझाइए और इसका उपयोग भी लिखें। ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, या तो ये क्वेश्चन आ सकता है या तो फिर ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? तो एक आप लोग जरूर क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। जहां थर्मिट अभिक्रिया के बारे में जिक्र किया, बस थर्मिट अभिक्रिया इसी को लिख देना। क्या लिखना है कि आयरन थर्ड ऑक्साइड Fe2O3 की A1 के साथ, यहाँ पर A1 नहीं होना चाहिए था, एल्युमिनियम होना चाहिए था। एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया अति तीव्र होती है, जिसके काफी ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। यानी आयरन थर्ड ऑक्साइड को अगर हम एल्युमिनियम के साथ अगर अभिक्रिया कराते तो बहुत तेजी से होती है, उससे काफी ऊष्मा भी बाहर निकलती है। इसी अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पर देख सकते हैं Fe2O3 प्लस का 2LAl, यानी ये Al ही है, 1 नहीं है। ये आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड और प्लस ऊष्मा बाहर निकल गया। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो रेडिएटर ट्रकों को जोड़ने में होता है, और क्षारयुक्त मशीन के पुर्जों को जोड़ने में भी इसी का उपयोग होता है। बी नंबर बात करते हैं, कारण बताइए कि धातु क्यों विद्युत धारा संचालित करती है? ठीक है, लिखता है धातुओं में विद्युत संचालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुओं में विद्युत संचालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें विद्युत धारा के प्रवाह में अल्प प्रतिरोध उत्पन्न होता है। ठीक है, ये बात आप लोग हमेशा के लिए याद रखिएगा कि जो कारण है कि विद्युत धारा का हम लोग संचालित करता है, जो धातु ये क्यों करता है, तो ये ध्यान रहना चाहिए आप लोगों को कि धातुओं में विद्युत संचालन के लिए ही मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जो उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से इसमें विद्युत धारा जो अल्प प्रतिरोध के साथ साथ उत्पन्न होता है और धारा भी प्रभावित होता है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 45 भी बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। बोला नर और मादा जनन हार्मोनों के नाम
एवं कार्य लिखें। बोलता है नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन के कार्य बात करें शुक्राणुओं का निर्माण करना, और मादा जनन हार्मोन की बात करते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। बात करते हैं कि एस्ट्रोजन के कार्य द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास एवं जनन शक्ति का विकास, और प्रोजेस्टेरोन का कार्य की बात करें तो भ्रूण के विकास और पोषण में सहायक। ओके, बाकी 46 नंबर में कुछ दिया हुआ है फोटो। आप इस फोटो को देख करके आप नाम देख सकते हैं कि ए वाला को परागकण बोल रहा है, बी का वर्तिका, सी का निर्दिक केंद्रक, और डी का जो नाम है वह है अंडाशय। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस फोटो को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, और इस फोटो जो आपकी किताब में होगा उस किताब से इस फोटो को अच्छे से रट लीजिए उसके फोटो को, और अच्छे से जितने भी कार्य हैं कि परागन के क्या कार्य होते हैं, तो परागन के कार्य आप जान लीजिए कि परागन और निषेचन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तिका की बात करें तो वो परागकणों के अंकुरन के समय परागकण नलिकाओं के बीजांड तक पहुंचने के मार्ग में कार्य करता है। निर्दिक केंद्र की बात करते हैं निषेचन में भाग लेता है। अंडाशय की बात करते हैं मानव जनन अंग के मुख्य भाग के रूप में निषेचन, फल तथा बीज निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सारे पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन आने की संभावना बन रही है। अब यहाँ से दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, लेकिन 5-5 नंबर के क्वेश्चन है। यहाँ पर 500 क्रम के बारे में दिया गया हुआ है। आप लोग श्रेणी क्रम वाला भी जरूर याद रखिएगा, एक आता ही आता है एग्जाम में, 500 क्रम आ जाता है तो फिर श्रेणी क्रम आ जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि जब सभी प्रतिरोध के एक छोर को एक साथ और दूसरे छोर को एक साथ जोड़ा जाता है, इसी प्रक्रिया को संयोजन प्रतिरोध का पार्श्वक्रम कहते हैं। ठीक है, यानी आपने क्या किया देख सकते हैं यहाँ पर, एक यहाँ पर तार थी, एक यहाँ तार। अब यहाँ से हमको इधर बल्ब जलाना है, इसके लिए यहाँ पर ऐड कर दिया गया तार, फिर इसको ऐसे जलाना, फिर हम लोग यहाँ ऐड कर दिए, फिर हमको ऐसे करके यहाँ जलाना था, इसको जोड़ दिए। यानी हमारा ये जो चीजें जो थी, यानी ये जो हमारा पूरा सिस्टम था हमारा इलेक्ट्रिक का, वहां पर सब चीजें एक एक थी, लेकिन जो हम लोग अलग अलग बल्ब वगैरह जलाने के लिए अलग अलग स्विच वगैरह का प्रयोग किए, तो इसी को पार्श्वक्रम कहते हैं। और कभी कभी श्रेणी क्रम में क्या होता है, मतलब एक यहाँ जो यहाँ पर ऐड किए थे, यहाँ पर पता चला कि एक बल्ब यहाँ जला दिए, अब जलाने के बाद यहीं से कनेक्शन लिए, फिर ऐसे करके ऐड कर दिए, फिर यहाँ कनेक्शन फिर ऐसे करके ऐड कर दिए, वो हो गया तुम्हारा श्रेणी क्रम। ठीक है, पार्श्वक्रम में क्या हुआ कि ठीक है लाइन तो आई है कोई बात नहीं, लेकिन हम यहाँ से एक अलग जोड़ेंगे यहीं से, फिर यहाँ से जोड़ेंगे तो इसके लिए एक अलग विशेष तार रखेंगे, विशेष बल्ब रखेंगे, विशेष स्विच रखेंगे, फिर इसका इस तरह से। ठीक है, ये ध्यान रहे। बात करते हैं, इसको मान लिया गया है और किस प्रकार से ऐड किया आप देख सकते हैं, ये आप लोग अच्छे से जान लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव दिखाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें और ऑस्टेट के उपयोग को। ये क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है कि क्या पता एग्जाम में आ जाए, कोई ठीक नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुणों को लिखें, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कार्बन के अत्यधिक यौगिकों के निर्माण का कारण दें। ये तो आप लोग खुद जान रहे हैं, इसका कारण क्या निकल के आया था, कार्बन यौगिकों के श्रृंखलन का गुण होना, कार्बन के चतुर्थ संयोजन का गुण होना, कार्बन के परमाणु आपस में एक दूसरे के साथ परमाणुओं के साथ एक कलबंध द्विबंध और त्रिबंध से जुड़ जाता है, कार्बन की यौगिक समावेता प्रदर्शित कर दे, जिसकी वजह से इसका निर्माण बहुत अच्छा तरीका से होता है। दैतिक यौगिकों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, समझाती श्रेणी, यानी यहाँ से आप लोग को बायोलॉजी आना शुरू हो चुका है कि समझाती श्रेणी किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ बताइए। तो बोलता है कि कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिसके सभी सदस्यों में एक ही प्रकारात्मक समूह रहता है, जिसके किसी भी दो प्रकार क्रमागत सदस्यों के आणविक सूत्रों के बीच सदा CH2 का अंतर रहता है, उसे समझाती श्रेणी कहते हैं। आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, एल्काइन क्या है, तो वो चीज़ भी आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। मैं चाहूंगा कि इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रहे। विक्राणु का नामांकित चित्र आप लोग ध्यान रहे, आप लोग रट लीजिएगा। इसको कैसे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ये आप लोग पे डिपेंड करता है, लेकिन प्रैक्टिस आप लोग को जरूर करके जाना चाहिए, आना तय है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको कभी भी नकार आप नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। लिंग निर्धारण किसे कहते हैं, मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये बात को भी आप लोग को अच्छे से ध्यान में रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसी शिशु के जन्म से पूर्व उनके नर तथा मादा होने की भविष्यवाणी करना लिंग निर्धारण कहलाना कहलाता है। ठीक है, लिंग निर्धारण किसे कहते हैं, ये बात ध्यान है कि कोई भी बच्चा जन्मा ही नहीं है, उसके पूर्व ही हम लोग क्या कर रहे हैं, भविष्यवाणी सिर्फ कर दे, यानी अनुमान लगा दे रहे हैं कि हाँ ये लड़का होगा लड़की होगा, बस ऐसे। लेकिन मानव के बच्चों में लिंग निर्धारण कैसे होता है ये ध्यान है। तो उसका होता है कि महिलाओं में दोनों लिंग गुणसूत्र एक ही प्रकार के होते हैं। बात करते हैं कि एक्स एक्स यानी मानव में जो लिंग जो निर्धारण होता है उनमें उनका
एक ही होता है, एक्स ही होता है, एक्स दो तो होता है लेकिन एक्स एक्स ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम पुरुषों में बात करें तो एक एक्स होता है, एक वाई होता है। अगर महिला का एक्स और अगर पुरुष का एक्स मिल जाए तो समझो कि लड़की ही होगी, और अगर महिला का एक्स और पुरुष का वाई मिल जाए तो समझ आइए लड़का होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अच्छे से फिगर आउट करके समझा दिया गया है। मुझे नहीं लगता है कि आप लोग इसको समझ नहीं पाइएगा। देख लीजिए यहाँ से कि युग्मनज है, ये नर का है, और सॉरी हाँ ये नर का है और ये मादा का है। ठीक है, बात करते हैं कि यहाँ से इसका एक्स गया और इसका इसका एक्स और इसका वाई, एक्स वाई हो गया नर। अब इसका एक्स और इसका एक्स तो क्या हो गया, मादा हो गया। अब इसका एक्स और इसका एक्स तो आपका क्या हो जाएगा, मादा हो जाएगी, और इसका एक्स और इसका वाई तो क्या हो जाएगा, नर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा ऐसे समझा देता हूँ फिगर में, मुझे लगता नहीं कि उतना क्लियरली है। समझ लो कि ये है हमारी माँ, ये हमारे पिताजी। अब यहाँ हमारी माता जी के पास डबल एक्स है, मेरे पिताजी के पास एक एक्स है, एक वाई है। अब इनमें से कोई भी एक्स आ जाए और मेरे पिताजी का एक एक्स आ जाए तो समझ आइए कि मेरी बहन होगी या मेरा लड़की होगी। सिंपल समझिए, लड़की। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखिए। अब इनमें से कोई भी आ गया, उसी तरह से इनमें से कोई भी आ जाए, कोई ऐसा नहीं कि मतलब ये वाला आया था ये आएगा, नहीं, कोई भी आ जाए। उसके बाद एक वाई रहा, तो अगर एक्स वाई आ गया तो ये क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बहुत सारा डिटेल लिखा हुआ है, मुझे लगता है कि आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और कुछ क्वेश्चन समझने वाला नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है अच्छे से सब क्वेश्चन आंसर याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी मॉडल सेट 4 में।